हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कवर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग 7 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 8वां टॉपिक है और कुल मिलाकर 11 टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात हम बताना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का हल प्रश्न पत्र सबसे पहले हम तक पहुंचे, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम लोग इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है। तो फ्रेंड्स, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है। तो सर्वाधिक संभवता वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो राइट ऑप्शन जो भी होगा वो कौन हो जाएगा, ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो सर्वाधिक उपयोग कौन सी ऊर्जा की जाती है, तो सौर ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन कौन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कथन से। बहुत सारे एग्जाम में कथन संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कथन को पढ़ करके हमको उपयुक्त आंसर चूज करना होता है। तो आइए हम लोग पहले कथन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन पर विचार करेंगे जो कि मेरा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, पहला कथन ये कह रहा है, कोयला आधारित तापीय बिजली अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोयला आधारित जो भी तापीय बिजली घर होता है उसका योगदान अम्ल वर्षा में होता है। कथन आर की बात करें तो कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कोयला को जलने से कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो इस क्रम में मेरा कथन ए सही है और कथन आर सही है, लेकिन कथन आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल के नाम से जेट्रोफा को जाना जाता है। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है जो आने वाले दिनों में जो भी ऊर्जा का स्रोत है वो खत्म हो जाएगा, यही ऊर्जा का मुख्य संकट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा ऊर्जा का संकट के क्रम में, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह रहा है, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ऊर्जा संकट माना जाता है। तो बिल्कुल सही, डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल्स फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। तो सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्यों। तो आइए विचार करते हैं कथन पर और कथन के आधार पर हम लोग
सही आंसर चूज करेंगे। तो पहला कथन है कि ये जीवित जीवों के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकता है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकता है। तो ए सही है। दो पर विचार करें तो 2 नंबर जो भी कथन दे रखा है वो कह रहा है कि ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेटों के रूप में प्रयुक्त करती है। तो विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ के सबस्ट्रेटों के रूप में ये प्रयोग नहीं करती है। तो इस क्रम में 2 नंबर कथन है वो गलत हो जाएगा। 3 नंबर कथन पर विचार करें तो 3 नंबर कथन कह रहा है ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये स्थापित की जा सकती है। इस क्रम में मेरा 3 भी सही हो जाएगा। तो 1 सही हो गया और 3 सही होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन बन रहा है? सी नंबर मेरा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर है और ये क्वेश्चन कह रहा है भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जैट्रोफा कराकस के अलावा पैंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो कथन के आधार पर ऑप्शन चूज करता है जैट्रोफा के अलावा पैंगामिया पिनाटा को भी एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है। भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्र में पैंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र में ये पैंगामिया पिनाटा उगता है। नेक्स्ट कह रहा है पैंगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में मेरा कथन 1 और कथन 2 सही है। तो राइट ऑप्शन कौन बन रहा है? सी। तो सी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन है? जल विद्युत। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत भारत में जल विद्युत माना जाता है। सी नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? हाइड्रोजन। तो मेरा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन के संबंध में कौन सा मेरा कथन सही नहीं है? तो आइए हम लोग कथन पर विचार करते हैं। जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होती है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल पारिस्थितिकी के अनुकूल जैव ईंधन होता है। बी पर विचार करें तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जी फ्रेंड्स, ये गलत है, लागत प्रभावी नहीं होता है। इसलिए जो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकालना
जाना है वे क्या है। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या है। वायु, मृदा, जल, रेडियोधर्मी दूषण। बी नंबर में दे रखा है वन आरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव होता है। जानते हैं कि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं से पर्यावरणीय प्रभाव देखा जाता है जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाभिकीय शक्ति से ये वायु की गुणवत्ता, वनारोपण पर प्रभाव, रेडियोधर्मी अपशिष्टों का उत्पादन, इस सबों पर कैसे कुप्रभाव न पड़े उसको हल निकालना जाना जाता है। तो इस क्रम में मेरा राइट ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार मेरा फ्रेंड्स ये टोटल 13 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम का जो भी सॉल्यूशन पेपर हम लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी सॉल्यूशन पेपर हो हम डालें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।